अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ इज़ गोइंग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आप लोगों को पता है कि आप लोगों का एक हफ़्ता गुजर चुका है, ठीक है, लेक्चर्स लेते हुए। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने साथ साथ इसको प्रिपेयर किया होगा जितना भी आपने अब तक पढ़ा है। आप लोगों के असेसमेंट के लिए साथ साथ आप लोगों के टेस्ट भी होंगे, ठीक है, जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों को कितना याद है। लेकिन आप लोगों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी, ठीक है, हर चीज़ याद करनी है, ठीक है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों की लेक्चर्स के दौरान ही मैं आप लोगों को सारी बुक के अंदर वाली चीज़ें बता दूँ, ताकि आप लोग जब बुक से पढ़ें तो आप लोगों को कोई परेशानी ना हो, ठीक है। तो आप लोगों ने भी इस चीज़ को ख्याल से देखना है और अपना हर काम करना है, ठीक है, और आपने कोई चीज़ मिस नहीं करनी। तो आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर का ही 4th लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो 4th लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ना है, रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस। अच्छा, पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसके अंदर हमने एक्चुअली में पढ़ना क्या है, ठीक है। देखिए, अब हम लोगों ने पहले बात ये हम लोग कर चुके हैं ना कि साइंस है, ठीक है, वो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो उसकी आगे डिफरेंट ब्रांचेज़ हैं, क्योंकि हम साइंस को एक ही दफ़ा एक ही सब्जेक्ट के अंदर एक ही ब्रांच के अंदर स्टडी नहीं कर सकते, इसलिए साइंटिस्ट ने उसको डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर डिवाइड कर दिया ताकि हमें समझने में आसानी हो, ठीक है। लेकिन अब हमें ये पता है कि वो जितनी भी ब्रांचेस बनी हैं वो निकली तो साइंस में से है ना। इट्स मीन कि उन सारी ब्रांचेस के अंदर कोई ना कोई आपस में रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है। उसी रिलेशनशिप को आज हमने स्टडी करना है। चूँकि हम लोग बायो पढ़ रहे हैं, मैं आपको बायो पढ़ा रही हूँ, तो आप लोगों ने क्या देखना है या हमने क्या देखना है, हमने बायो का रिलेशनशिप देखना है साइंस की दूसरी ब्रांचेस के साथ, ठीक है, समझ आ गई। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, फिर देखते हैं कि आगे क्या है। ओके, तो यहाँ पे एक टर्म है, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे उसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है, तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि ये क्या है। इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस, क्या है ये वर्ड, इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस, ठीक है। तो ये होती क्या है, रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट फील्ड्स ऑफ साइंस इज़ इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। अच्छा, सबसे पहले आपको इस वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए कि इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस क्या होती है। डिसिप्लिन कहते हैं फील्ड को, ठीक है, जैसे साइंस की फील्ड्स हैं ना, डिफरेंट ब्रांचेज हैं, तो हम इसको साइंस के डिसिप्लिन्स भी कह सकते हैं। अब इंटरडिसिप्लिनरी का क्या मतलब है कि साइंस के डिफरेंट डिसिप्लिन्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है हम उसको किस में स्टडी करते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस में, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि जब हमने साइंस की डिफरेंट फील्ड्स के दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी करना है, ठीक है, आपस में उनके इफ़ेक्ट्स क्या है या वो किस तरह से आपस में रिलेट करते हैं, ठीक है, इन चीज़ों को जब हम लोग स्टडी करेंगे तो उसको हमने क्या कहना है, इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस, ठीक है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो दिस इज़ अ डायग्राम शोइंग द डिफरेंट रिलेशनशिप्स ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस, ठीक है। अब ओके, दरमियान में सेंटर में देखें कि सबसे पहले बायोलॉजी लिखा हुआ है, अब उसके टॉप पे देखें केमिस्ट्री और नीचे लिखा हुआ है बायोकेमिस्ट्री। चूँकि हम बायो का रिलेशन दूसरी साइंसेस के साथ पढ़ रहे हैं, इट्स मीन जब हम केमिस्ट्री और बायो को मिलाएंगे तो वो क्या बनेगी, बायोकेमिस्ट्री। एक्सप्लेनेशन में आपकी 1 बाय 1 आगे वाली स्लाइड्स में करूँगी, ठीक है आपको, लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ देखना है कि कौन कौन सी वो फील्ड्स बनती हैं जब हम बायो का रिलेशन दूसरी साइंसेस के साथ स्टडी करते हैं। अब ये आप लोग राइट साइड पे देखें ज़रा, इकोनॉमिक्स लिखा हुआ है, ठीक है, जब हम उसको बायो के साथ मिलाएंगे तो वो क्या होगा, बायो इकोनॉमिक्स, ठीक है। उसके नीचे देखें मैथमेटिक्स और बायो, इन दोनों को जब हम लोग मिलाएंगे इसके कॉम्बिनेशन को क्या कहेंगे, बायोमेट्री, या हम इसको बायो मैथमेटिक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उसके साथ ही देखें फिज़िक्स लिखा हुआ है, फिज़िक्स और बायो में भी रिलेशनशिप्स होते हैं, ठीक है, तो उनके रिलेशनशिप को हमने क्या कहना है, बायो फिज़िक्स, ठीक है। अब देखें बायो और जियोग्राफी, ठीक है, एक जियोग्राफी भी एक साइंस का सब्जेक्ट है। जब हम बायो और जियोग्राफी का रिलेशनशिप स्टडी करते हैं तो वो कौन सी फील्ड के अंदर स्टडी करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बायो जियोग्राफी। समझ आ गई मेरी बात की। तो ये कुछ, ठीक है, 5 फील्ड्स हैं जिसको हमने आज स्टडी करना है। फर्स्ट कौन सी थी, बायोकेमिस्ट्री, बायो इकोनॉमिक्स, बायोमेट्री, बायोफिज़िक्स एंड लास्ट वन इज़ बायो जियोग्राफी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम 1 बाय 1 इनकी डेफिनेशन भी देखेंगे और मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन भी करूँगी कि इनके ये क्या है, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द बायोफिज़िक्स।
तो सबसे पहले देखें बायो एंड फिज़िक्स। बायो का क्या मतलब होता है? लाइफ। और फिज़िक्स का क्या मतलब होता है बेटा? फिज़िक्स एक ग्रीक वर्ड से निकला है, ठीक है, डिराइव किया गया है। वो ग्रीक वर्ड क्या था? फ्यूसिस, ठीक है। इस वर्ड से फिज़िक्स निकला है। समझ आ गई मेरी बात की? तो और अब फ्यूसिस का क्या मतलब होता है? फ्यूसिस का मतलब होता है नेचुरल थिंग्स। क्या होता है मतलब? नेचुरल थिंग्स। इट्स मीन कि हम नेचुरल थिंग्स के बारे में जब लाइफ का रिलेशनशिप पढ़ते हैं तो वो क्या कहलाती है? बायोफिज़िक्स। सिंपल सी बात है। अब देखिए नेचुरल थिंग्स कौन कौन सी हो सकती हैं? लाइक मून, लाइक सन, ठीक है, ये जो अल्लाह की बनाई हुई चीज़ें हैं, ठीक है, तो ये सारी नेचुरल थिंग्स हैं। इनका जब हम रिलेशनशिप बायो के साथ स्टडी करते हैं तो वो क्या कहलाती है? बायोफिज़िक्स। अच्छा, सबसे पहले अब इसमें हम लोग डेफिनेशन भी एक दफ़ा रीड कर लेते हैं। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िक्स which are applicable to biological phenomena. For example, there is similarity between the working principle of the liver in the physics and the limbs of animals in the biology. ओके, दिस इज़ वेरी सिंपल एग्जाम्पल। आप लोगों ने ये, अच्छा सबसे पहले आप लोग ये मुझे बताएं कि आप लोगों ने लीवर के बारे में पढ़ा हुआ है? आप लोगों ने ये छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है? आप 7, 6 में, 8 में, 9th में, 10th में, ऑलमोस्ट हर क्लास में लीवर के बारे में थोड़ा थोड़ा सा बताया हुआ होता है। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि लीवर क्या होता है, ठीक है। लीवर एक मशीन है, ठीक है, जो कि वेट को बैलेंस करती है। वो किस तरह से? अभी मैं आपको, आप लोगों ने वो झूला देखा है ना, गार्डन में कभी गए हो, शीशा देखा होगा आपने, ठीक है, वो लीवर की एक एग्जांपल है। तो वो जैसे एक तरफ भी बैठ जाए कोई तो दूसरी तरफ भी बैठ जाए तो वो ऊपर नीचे होता है झूला, उसको शीशा बोलते हैं। तो वो नीचे से किस तरह से बैलेंस हो रहा होता है? नीचे उसके लीवर रखा होता है, ठीक है। तो लीवर क्या करता है? दोनों वेट्स को, जो दोनों तरफ बच्चे बैठे होते हैं, उनको बैलेंस करता है, ठीक है। तो अब ये किस तरह से बायो के साथ इसका क्या रिलेशन है? बायो के साथ इसका इस तरह से रिलेशन है कि जैसे लीवर जिस तरह से काम करता है उसी तरह से हमारी एनिमल्स की बॉडी के अंदर लिम्स काम करते हैं। अब लिम्स क्या होते हैं आपको ये भी नहीं पता होगा, ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ लिम्स क्या होते हैं। हमारे जो हाथों और पाँव हैं, ठीक है, हाथ और पाँव, इनको हम लोग लिम्स बोलते हैं। पाँव को हम बोलते हैं लोअर लिम्स और हाथों को बोलते हैं, फिंगर्स को बोलते हैं अपर लिम्स। अब देखो बेटा पाँव किस तरह से, पाँव जो है वो जिस तरह फिजिक्स के अंदर लीवर काम करता है ना, इसी तरह बायो के अंदर हमारे जो पाँव हैं वो एज अ लीवर काम करते हैं। वो किस तरह से? हम अपने पैरों पर खड़े होते हैं ना, तो इन पैरों की वजह से ही हमारी बॉडी का वेट बैलेंस हो रहा होता है, ठीक है, क्योंकि हम पाँव की वजह से तो ऊपर की तरफ इरेक्ट खड़े रहते हैं, स्ट्रेट खड़े हो सकते हैं। अगर पाँव ना हो तो फिर हम तो ज़मीन पर नीचे गिर जाएं, ऐसे ही है ना। तो पाँव क्या करते हैं? एज अ लीवर काम करते हैं। इस तरह से फिज़िक्स के प्रिंसिपल्स हम बायो में भी अप्लाई कर सकते हैं। इस वजह से इस फील्ड को, जिसके अंदर हम इस तरह की फिनोमेना को स्टडी करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? बायोफिज़िक्स। Move on to the next slide. Okay, next is biochemistry. अब बायोकेमिस्ट्री क्या होती है? आप लोगों को पता है कि केमिस्ट्री के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं? आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी होगी ना, ठीक है। मोस्टली हम लोग जनरल से अगर हम बात करें तो हम केमिस्ट्री के अंदर केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करते हैं, ठीक है। अब देखो ज़रा बायो के साथ इसका क्या रिलेशनशिप है। अब देखें, हम ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, बल्कि दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बॉडी के अंदर ढेर सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं हर टाइम, ठीक है। हमारे बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। वो केमिकल रिएक्शंस अब किस चीज़ को डिनोट कर रहे हैं? केमिस्ट्री को, ठीक है। चूँकि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहे होते हैं तो इट्स मीन उसका बायो के साथ भी रिलेशनशिप है, क्योंकि हमें पता है कि बायो का क्या मतलब होता है? लाइफ, ठीक है। तो जितने भी केमिकल रिएक्शंस हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हो रहे होते हैं तो उस सारे रिलेशनशिप को हम कौन सी फील्ड के अंदर स्टडी करते हैं? बायोकेमिस्ट्री के अंदर। एक दफ़ा डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। It deals with the study of different compounds and processes occurring in living organisms. For example, the study of basic metabolism of photosynthesis and respiration involves the knowledge of chemistry. Okay, this is very simple example. आप लोगों ने photosynthesis और respiration के बारे में पढ़ा होगा ना, ठीक है। photosynthesis और respiration ये दोनों chemical processes है। photosynthesis plants के अंदर होता है, ठीक है, और respiration भी plants के अंदर होता है। respiration animals के अंदर
भी होती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये केमिकल प्रोसेस होते हैं, ठीक है। तो इट्स मीन कि इसके अंदर अब केमिकल्स इन्वॉल्व हो गए, तो मतलब ये है कि ये केमिस्ट्री की एक, ठीक है, उसकी डिनोट कर रहा है केमिस्ट्री को। तो लेकिन जब ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रही है, क्योंकि प्लांट्स हमें पता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो इट्स मीन कि दोनों का रिलेशनशिप है, और इस रिलेशनशिप को हमने कहाँ स्टडी करना है, बायो केमिस्ट्री के अंदर। ओके, नेक्स्ट कौन सा डिसिप्लिन है हमारे पास, बायोमेट्री, ठीक है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस यूजिंग द मैथमेटिकल टेक्निक एंड टूल्स, फॉर एग्जांपल टू एनालाइज द डाटा गैदर्ड आफ्टर एक्सपेरिमेंटल वर्क। बायोलॉजिस्ट हैव टू अप्लाई द रूल ऑफ मैथमेटिक्स। अब देखिए बहुत सिंपल सी बात है बेटा, जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं कोई भी, ठीक है, कोई भी बायो का एक्सपेरिमेंट हम करें, मैं आपको उसकी एग्जांपल भी दूंगी बाद में, ठीक है, अभी पहले सुन लें। बायो का जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमने अब उसका डाटा इकट्ठा करना होता है। तो डाटा इकट्ठा करने के लिए हमें काउंटिंग करनी पड़ती है ना चीज़ों की। तो इट्स मीन कि हम बायो के अंदर मैथमेटिक्स को भी अप्लाई कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, बायोमेट्री। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये कि हमने कोई पौधा ग्रो करवा दिया, ठीक है, ज़मीन के अंदर हमने कोई पौधा ग्रो करवा दिया। फॉर एग्जांपल वो मटरों का, ठीक है, मटर ग्रो करवाए हमने, ठीक है, उसका पौधा नहीं होता, उसके सीड्स होते हैं मटर के, ठीक है। तो मटर हमने ग्रो करवा दिया। अब देखें जब उसने ग्रो करना है ना, तो हम चाहते हैं कि हमें पता लगे कि मटर जो है वो एक हमने जिस तरह से ग्रो करवाए हैं उसका कोई फ़ायदा भी है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम उसको काउंट करना शुरू कर देते हैं कि एक जो ब्रांच होती है उसके ऊपर कितने मटर लगे हैं, ठीक है। वो मटर का जो छिलका होता है ना उसको कहते हैं पॉड, ठीक है। तो उसके अंदर कितने मटर लगे हुए हैं, तो हम क्या करते हैं, काउंट करना शुरू कर देते हैं। इसका क्या मतलब है कि हम डाटा इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम बायो के अंदर मैथ को भी अप्लाई कर रहे हैं। तो इट्स मीन ये कौन सी फील्ड हुई, बायोमेट्री। नेक्स्ट चलते हैं। ओके, नेक्स्ट है बायोजियोग्राफी। अब बायोजियोग्राफी क्या होती है, सबसे पहले आपको पता है बायो क्या होती है, लाइफ होती है। जियोग्राफी क्या होती है, जियो का मतलब होता है ज़मीन, अर्थ, ठीक है। और ग्राफ का क्या मतलब होता है, ग्राफ का मतलब होता है रिलेशंस। समझ आ गई, ग्राफ का क्या मतलब होता है, रिलेशन। तो बायोजियोग्राफी का मतलब ये है कि डेफिनेशन देखते हैं, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। अब आप अच्छा सब लोगों को पता है ना कि एक ही ज़मीन के जितने भी रीजन्स हैं, या आप खित्ता उसको कह सकते हैं, एक ही जगह सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स नहीं रहते, ऐसा ही है ना। देखो अब ज़मीन के मुख्तलिफ़ खित्ते हैं जिसमें कुछ आइस का हिस्सा भी होता है जहाँ सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, ठीक है। फिर कुछ जंगलात भी होते हैं, इसका मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के हिस्से हैं, ठीक है। तो अब उन मुख्तलिफ़ किस्म के हिस्सों में मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। जैसे बर्फ़ में तो है, वहाँ पे सिर्फ बर्फ़ानी जो जानवर होते हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। जंगलात में जंगली किस्म के जानवर पाए जाते हैं। इट्स मीन के ज़मीन पर स्पीशीज़ की, ऑर्गेनिजम्स की डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है, ठीक है। तो अब देखिए स्पीशीज़ क्या है, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे की गई है, ज़मीन पर। इट्स मीन जियोग्राफी और बायो का भी रिलेशनशिप है, और वो हम किस फील्ड के अंदर स्टडी करते हैं, बायोजियोग्राफी के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ओके, आई थिंक दिस इज़ द लास्ट फील्ड, दिस इज़ द लास्ट डिसिप्लिन, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड बायो इकोनॉमिक्स। अच्छा, आप लोग को पता है बेटा इकोनॉमिक्स क्या होती है या इकोनॉमी क्या होती है। इकोनॉमी हम कहते हैं मईशत को, ठीक है। मईशत क्या होती है कि मुल्क के पास कितना पैसा है, कितना लॉस हो रहा है, कितना गेन हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं, ठीक है। अब बायो के साथ इसका क्या रिलेशनशिप है हमने वो देखना है, ठीक है। It deals with the study of organisms from economical point of view. For example, the cost value and the profit value of the yield of wheat can be calculated through bioeconomics and benefits or losses can be determined. अब देखें इसका क्या मतलब है,
एक बात तो ये कि हमने ऑर्गेनिज़म्स को, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं, उनको इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, ठीक है। आप लोगों को पता है ना कि कुछ चीज़ें हमारे मुल्क की ऐसी हैं जो कि बाहर की कंट्रीज़ में भी जाती हैं, ठीक है। वहाँ से लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें हम लोग बाहर की कंट्री से लेते हैं, कुछ हमारी भी जाती हैं। तो इस तरह से जो कंट्री की इकॉनमी होती है ना, वो मेनटेन होती है। अब जैसे हमारे यहाँ वीट है, ठीक है, गंदम जिसको हम लोग कहते हैं। अब गंदम कितनी आ रही है, कितनी जा रही है, उसको कितना लॉस हो रहा है, कितना बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। अब वीट क्या है बेटा? वीट भी तो एक प्लांट है ना, ठीक है, एक वो भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इट्स मीन कि बायो और इकोनॉमिक्स का भी आपस में रिलेशनशिप है, जिसको हमने कौन सी फील्ड के अंदर स्टडी किया? बायो इकोनॉमिक्स के अंदर। अच्छा, उम्मीद है कि आप लोगों को सारा कुछ इसमें से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो आज का यही था लेक्चर। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।